आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशन पे। मतलब यह है कि हम एक वेक्टर को जो है 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो है हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो है हमें चाहिए होगा एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मान लेते हैं कि यहां पर ये है वाई एक्सिस और यहां पर ये जो है ये हो गया एक्स एक्सिस। इसी तरह से यहां पर जो है ये हो गया जेड एक्सिस। तो यहां पर ये है जेड एक्सिस और यहां पर ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है ये है वाई एक्सिस और यहां पर ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है ये हो गया एक्स एक्सिस। मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो एक्स एक्सिस है इसके डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं आई कैप से और यहां पर ये जो वाई एक्सिस है इसके डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं जे कैप से और यहां पर ये जो जेड एक्सिस है इसके डायरेक्शन को डिनोट किया जाता है के कैप से। तो आई कैप, जे कैप और के कैप ये सारे जो है ये यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इन तीनों के डायरेक्शन को ये बताते हैं। हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो अब हमें चाहिए होगा एक वेक्टर जिसे कि हम जो है 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो यहां से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो यहां पर ये हो गया, तो यहां पर ये हो गया एक वेक्टर। चलिए मान लेते हैं कि ये वेक्टर आर है। सो ये वेक्टर है वेक्टर आर। मैं आपको बता दूं कि ये जो वेक्टर आर है ये स्पेस में है, ऐसा नहीं है कि ये एक्स वाई प्लेन में है। ये ध्यान में रखें। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट बनाता हूं, यहां पर मान लें एक पॉइंट है ये, तो ये जो पॉइंट होगा ये स्पेस में होगा, ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है। ये ध्यान में रखें। तो अब हमें इस आर को जो है 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। दैट मीन एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में इसका कंपोनेंट कितना होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इस एक्स जेड प्लेन पे। सो यहां से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा कुछ ऐसे। अब यहां से जो है हम क्या करेंगे, हम जो है यहां से इस जेड एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो यहां पर ये हो गया कुछ ऐसे और यहां से एक परपेंडिकुलर इस एक्स एक्सिस पे भी मैं ड्रॉ करूंगा। तो यहां पर ये हो गया कुछ ऐसे। सो यहां से मैं ड्रॉ करूंगा कुछ ऐसे। तो यहां पे ध्यान से देखें तो ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है और इसी तरह से यहां पर भी जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री का होगा। तो अभी आप ध्यान से देखें तो ये जो वेक्टर आर है इसका एक कंपोनेंट जो है यहां पर एक्स एक्सिस में होगा। चलिए मान लेते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये है वेक्टर ए। इसी तरह से यहां पर ये जो जेड एक्सिस है इसमें भी एक कंपोनेंट होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो कंपोनेंट है इस वेक्टर आर का ये जो कंपोनेंट है ये है वेक्टर सी। तो ये हो गया वेक्टर सी। तो 2 कंपोनेंट हमने बना लिया। अब एक कंपोनेंट जो है इस वाई एक्सिस में भी होगा। तो उसे हम पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 3 डायमेंशन का एक सेंस लेने के लिए जो है यहां पर एक रेक्टेंगुलर क्यूब बनाएंगे। तो यहां पर हम एक रेक्टेंगुलर क्यूब बनाएंगे। चलिए मैं वही कलर रखता हूं। तो यहां से कुछ ऐसे और फिर जो है यहां से हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन यहां पर और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस जेड एक्सिस पे और फिर जो है हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे और फिर हम जो है यहां पे इसे जोड़ देंगे कुछ इसके साथ और इसके बाद यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। तो अभी यहां पर ये बन गया एक रेक्टेंगुलर क्यूब। अब अगर हम यहां पर ये जो वेक्टर आर है इसके हेड से जो है यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं यहां पर, तो फिर यहां पर जो है ये इसके साथ कितना बनाएगा एंगल, ये 90 डिग्री बनाएगा। तो अभी ये जो कंपोनेंट होगा यहां पर, ये जो कंपोनेंट होगा यहां से लेकर के यहां तक ये जो वाई एक्सिस में ये जो कंपोनेंट होगा ये मान लेते हैं ये है वेक्टर बी। सो ये कंपोनेंट है वेक्टर बी। तो 3 कंपोनेंट हमने यहां पे बना लिया। तो अगर आप वेक्टर ए और ये जो वेक्टर बी है और वेक्टर सी है इन तीनों को वेक्टर एडिशन से जोड़ते हैं, वेक्टर एडिशन रूल से जोड़ते हैं, तो आप ये पाएंगे कि ये वेक्टर आर के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वेक्टर बी को यहां से पैरेलली शिफ्ट करते हैं, यहां से पैरेलली शिफ्ट करते हैं यहां पर कुछ ऐसे, तो ये होगा क्या, ये होगा वेक्टर बी। आपने क्या किया, आपने वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी को जो है जोड़ दिया, मतलब वेक्टर बी के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़ दिया। अब इसके हेड से आपको वेक्टर सी को जोड़ना है। तो अगर आप यहां से इसे भी पैरेलली शिफ्ट करते हैं यहां पे लाते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां पे कुछ ऐसा बनेगा। और फिर अगर आप इसके वेक्टर के टेल से फाइनल वेक्टर के हेड तक यहां पर अगर ऐसे जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा फिर से ये वेक्टर आर ही। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर आर है ये बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। सो हम यहां से कहेंगे कि ये जो वेक्टर आर होगा ये बराबर होगा वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के। क्यों? क्योंकि इसी को तो हमने 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो है स्प्लिट किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसी का 3 कंपोनेंट है तो हम उन्हीं तीनों कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो ये हमें फिर से वेक्टर आर ही मिलने वाला है। तो यहां से हम अब क्या लिखेंगे, देखें ये जो वेक्टर ए है इसे हम क्या लिख सकते हैं। सो वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, चलिए मान लेते हैं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ये है ए, और वेक्टर ए किस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, और हमने बात किया है इस पर कि ये जो एक्स एक्सिस है इसके डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं आई कैप से। सो वेक्टर ए जो है ये बराबर हो गया ए इंटू आई कैप। सिमिलरली यहां पर ये जो वेक्टर बी होगा, ये जो वेक्टर बी होगा ये बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है v, और डायरेक्शन जो है वाई एक्सिस में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर होगा जे कैप। सिमिलरली अगर हम वेक्टर सी को देखेंगे तो ये बराबर होगा सी इंटू के कैप। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो वेक्टर आर है ये बराबर होगा, यहां पर ये बराबर होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो यहां पर ये जो वेक्टर आर है ये देखिए, तो इसे जो है हमने आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब अगर ये वेक्टर आर एक वेक्टर है जो कि यहां पर इसके बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास जो है एक मैग्नीट्यूड होगा और इसके पास जो है एक सर्टेन डायरेक्शन भी होगा। तो सबसे पहले जो है हम इस वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को पता करेंगे और उसके बाद जो है हम इसके डायरेक्शन को भी पता करेंगे। तो इसके मैग्नीट्यूड को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है यहां पर इसका जो ओरिजिन है यहां से एक लाइन ड्रा करेंगे कुछ ऐसे। तो अभी देखिए तो ये एक ट्राइंगल हो गया जिसका कि यहां पर ये जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल बना ये राइट ट्राइंगल बना। तो अब अगर ये एक राइट ट्राइंगल है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो साइड होगा इसका होगा हाइपोटेन्यूज। तो चलिए मान लेते हैं कि इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा वो मान लेते हैं कि वह है m। सो ये है m। अब यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा मुझे कहना चाहिए कि वह है a, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यहां से लेकर के यहां तक का इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा c के बराबर। सो यहां पे लिख देते हैं c। तो अब ये जो m है इसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। तो यहां से हम लिखेंगे m स्क्वायर ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के। तो अब m का वैल्यू हमने पता कर लिया है। तो अभी आप ध्यान से देखें, ये जो यहां पर एंगल बनेगा, यहां पर ध्यान से देखें, ये जो एंगल यहां पर बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये भी होगा एक 90 डिग्री का एंगल। सो अगर यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहां पर ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसका कि ये जो वेक्टर आर है ये वाला साइड ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो आर ही होगा। तो ये जो आर है इसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा यहां पर ये जो m है इसका स्क्वायर प्लस यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होगा वो, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर इस वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के ही बराबर होगा। तो यहां पर ये जो होगा ये होगा b, यहां से लेकर के यहां तक का जो होगा लेंथ का जो वैल्यू होगा वो मान लेते हैं कि वह है v। मान क्या लेते हैं, यहां पर वेक्टर b का ही ये मैग्नीट्यूड है ये v। सो अब ये बराबर होगा m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ये r का स्क्वायर। तो यहां से हम लिखेंगे r स्क्वायर ये बराबर होगा m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो m स्क्वायर का जो वैल्यू है यहां से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस जगह पे, तो हमें मिलेगा r स्क्वायर ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो r होगा ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो हमने जो है यहां पर जो है हमने इससे r का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड है उसे जो है हमने पता कर लिया है। तो मैग्नीट्यूड तो हमने पता कर लिया है। अब इसका एक डायरेक्शन भी होगा
वो डायरेक्शन भी हम पता करेंगे। यहां पर ये जो वेक्टर आर है इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक रिलेटिव डायरेक्शन होगा। तो इसके लिए जो है हम ये मान लेते हैं कि यहां पर ये जो वेक्टर आर है ये एक्स एक्सिस के साथ यहां पर ये जो एंगल बना रहा है ये है अल्फा, और यहां पर ये जो वाई एक्सिस के साथ ये वेक्टर आर एंगल बना रहा है ये एंगल है यहां पर बीटा, और इसी तरह से यहां पर ये जो जेड एक्सिस है इसके साथ यहां पर ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल है गामा। तो हम यहां पर ये जो अल्फा है, ये जो बीटा है और ये जो गामा है इसके वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो अभी आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो एंगल बना ये होगा 90 डिग्री का। तो ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसका की जो है यहां पर ये होगा हाइपोटेन्यूज और ये होगा इसका बेस। सो यहां से हम कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ अल्फा ये बराबर होगा बेस जो कि है a डिवाइडेड बाय यहां पर जो हाइपोटेन्यूज है जो कि है r। तो अब यहां से ये जो अल्फा है इसके वैल्यू को हम बता सकते हैं। इसी तरह से हम बीटा के वैल्यू को भी पता कर सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो एंगल बना ये होगा 90 डिग्री का। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल ये होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां पर ये जो साइड होगा ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज, और ये जो वेक्टर बी है ये होगा इसका बेस। सो यहां से हम कह सकते हैं कि जो कोसाइन ऑफ बीटा ये बराबर होगा b डिवाइडेड बाय r के। इसी तरह से हम यहां पर ये जो गामा है इसके वैल्यू को भी बता सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि यहां से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा कुछ ऐसे। तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये जो है ये 90 डिग्री का ही होगा, लेकिन ये 3 डायमेंशन है तो यहां पर उतना क्लियर नहीं दिखेगा। तो सिमेट्री से हम ये कह देंगे कि यहां पर जो कोसाइन ऑफ गामा है ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा यहां पर c डिवाइडेड बाय यहां पर ये होगा r के। तो इस तरह से जो है हम अल्फा, बीटा और गामा के वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो अब अगर हमें अल्फा का वैल्यू पता हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर r है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। इसी तरह से अगर बीटा का वैल्यू पता हो तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर r है ये y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। और इसी तरह से अगर गामा का वैल्यू पता हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर r है ये z एक्सिस के साथ जो है कितना एंगल बना रहा है। तो हम इस तरह से जो है वेक्टर r के डायरेक्शन को बताते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।